हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल और मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं। मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में पिछले 12 साल से लगभग प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और एक टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है कौन कौन सी मेडिसिन से हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में जान बचाने में मदद मिलती है, यानी कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स की जान बचा सकती है। इस बारे में बात करेंगे। टेक्निकल भाषा में कहें तो ड्रग्स विच प्रोवाइड मोर्टेलिटी बेनिफिट इन हार्ट फेलियर, इस बारे में आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक जानना और समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हार्ट फेलियर एक बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें मृत्यु होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। लोगों की इस बीमारी को अगर लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए या ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ना हो तो मृत्यु होने का चांस रहता है। तो आज हम उसमें बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी दवाएँ हैं जिससे मृत्यु होने का चांस कम किया जा सकता है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये 3-4 मेडिसिन जो हैं वो हर पेशेंट्स को मिलनी चाहिए, किस डोज पर मिलनी चाहिए, क्या कॉस्ट है इनके, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सब बारे में भी बात करेंगे ताकि आपको इन दवाइयों के बारे में अंडरस्टैंडिंग रहे। काफ़ी ज़्यादातर पेशेंट्स जो हार्ट फेलियर से पीड़ित होते हैं उनको ये दवाइयाँ नहीं चल रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके पंप फंक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं आता है और उनका मृत्यु दर कम नहीं होता है और इवेंचुअली उनकी कंडीशन बिगड़ती है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स को जानना और समझना ज़रूरी है ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर हार्ट फेलियर की बीमारी से पीड़ित हैं या इसको झेल रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस कर सकें, और अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ये चारों मेडिसिन नहीं है तो उसके कारण को डिस्कस कर सकें, या उसको अगर नहीं चालू है तो चालू करवा सकें। आपके डॉक्टर से आप उसको बेटर डिस्कस कर सकेंगे। ये मेरे टॉपिक का आज का पर्पस है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ साइंटिफिकली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप इस तरह के कंटेंट को जल्दी और इजीली एक्सेस कर सकें। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ड्रग्स विच इम्प्रूव मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलियर, यानी हार्ट फेलियर में मृत्यु की दर को कम करने वाली मेडिसिन कौन सी है। सबसे पहले हार्ट फेलियर क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट फेलियर का बेसिक मतलब ये है कि जब हार्ट का पंप फंक्शन इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वो अपने काम में एक तरह से फेल हो जाता है। बेसिकली हार्ट का काम क्या है, उसका काम ये है कि पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर में हर कोने में ब्लड को पहुंचाना सक्सेसफुली। अगर वो अपने इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाता, अपने काम में एक तरह से फेल हो जाता है तो उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। और जब ये होता है तो मृत्यु का चांस कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि सारे सिस्टम्स अपनी सर्वाइवल के लिए और प्रॉपर काम करने के लिए हार्ट पर डिपेंडेंट है, और जब हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है तो मृत्यु का दर काफ़ी बढ़ जाता है। हार्ट फेलियर में बेसिकली मृत्यु होने का 2 कारण होते हैं। एक तो जब पंप फंक्शन बहुत ख़राब होता है तो धीरे धीरे करके हार्ट का पंप फंक्शन और डाउन होते जाता है और एक तरह पेशेंट को बार बार पानी भरना चालू होने लगता है, सांस फूलना चालू हो जाती है और फिर व्यक्ति की जान जा सकती है। सडनली वो इन्फेक्शन वगैरह से ग्रसित होकर या वेंटिलेटर वगैरह पर जाके उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में सडनली जब हार्ट में फेलियर की वजह से हार्ट बहुत डायलेट हो जाता है तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये खिंचाव जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट के फाइबर्स जो है डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फाइबर्स में एक तरह का शॉर्ट सर्किटिंग चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट सडनली बंद हो जाता है और सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में मृत्यु होने का। तो जो दवाइयाँ आपको हार्ट फेलियर में आपकी जान बचा रही है उनको यही 2 मैकेनिज़म्स में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका मृत्यु दर कम हो सके। यही 2 मैकेनिज़म्स से जिससे मृत्यु ज़्यादातर होती है, या तो पंप फंक्शन डिटोरिएशन से या गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से या कम हो जाने से। वो दवाइयों को इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ताकि आपका मृत्यु दर कम किया जा सके। अब बात करेंगे कौन सी दवाइयाँ हैं जो पंप फंक्शन में हेल्प करती है और मृत्यु दर को कम करती है। एक बीटा ब्लॉकर ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है, एक एसी इनहिबिटर या आर्नी ग्रुप ऑफ मेडिसिन होता है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी एल्डोस्टेरोन ग्रुप की मेडिसिन है, और एक SGLT2 इनहिबिटर्स यानी डेपैग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, ये ग्रुप की मेडिसिन है। ये 4 दवाइयाँ हर एक व्यक्ति के जिसको भी हार्ट फेलियर है उसके प्रेस्क्रिप्शन पेपर पे होना ही चाहिए। अगर ये मेडिसिन नहीं है या आपके डॉक्टर ने कोई कारणवश इसे नहीं दिया है तो आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करिए कि ये दवाइयाँ क्यों स्टार्ट नहीं करी गई हैं, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है या कोई मनाही तो नहीं है। और यदि अगर डॉक्टर उनको स्टार्ट करता है तो आप उसको डिस्कस नहीं किया अब तक तो आप उसको डिस्कस करके चालू करवा सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो। मैं अब आपसे बात करूंगा कि मेडिसिन बेसिकली का डिटेल क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, किन डोज पे इसको देना चाहिए और क्या साइड इफ़ेक्ट्स इनके हो सकते हैं उस बारे में
सबसे पहले बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन यानी कैटेकोलिमिन्स बनते हैं उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन जो है आपके हार्ट को डैमेज करते हैं। बॉडी हार्ट जब फेल होता है तो एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन्स पूरी बॉडी में बनते हैं जो हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि स्टिमुलेटरी अगर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो हार्ट का फेलियर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि ये स्ट्रेस हार्मोन जब बनते हैं तो हार्ट को और रिएक्शन करके और ज़्यादा डैमेज करते हैं। ये वैसे ही है कि जैसे ये हार्ट, अगर कोई घोड़ा थक गया है तो आप उसको चाबुक मार मार के और परेशान करते हो कि नहीं तुझे दौड़ना ही पड़ेगा, तो थोड़ा तो वो काम करेगा, लेकिन एक स्टेज आएगा कि वो जवाब दे जाएगा, उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, वो मर जाएगा। तो वैसे ही है कि अगर हार्ट फेलियर में हार्ट ऑलरेडी परेशान है, वो काम नहीं कर पा रहा है, आप उसको और स्टिमुलेट करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। उसके अपितु उसका लिए अगर आप ऐसा कर सकें कि उसको आप रेस्ट दे सकें ताकि वो अपना काम को बेटर रूप से कर सके और उसको जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, ताकि थोड़े टाइम में वो उसकी हीलिंग हो जाए, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली इन स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्शन करने से रोकते हैं, हार्ट पर इन स्ट्रेस हार्मोन्स के इफेक्ट्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से कैटेकोलिमिन्स का हार्ट पर दुष्प्रभाव कम होता है, मृत्यु दर कम होता है, हृदय गति जो सडनली बढ़ जाने की वजह से हार्ट अटैक में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है उसको कम करता है, और कुछ हद तक हार्ट का पंप फंक्शन भी सुधार करता है। इसमें एक कार्बिडोल करके दवा है जो सबसे ज़्यादा जिसका डेटा अवेलेबल है कि जो हार्ट का पंप फंक्शन को 3 से 5% तक बढ़ाता है। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ये दवा को चालू करते पंप फंक्शन 25% से सीधा 65 पर पहुंच जाएगा, वैसा नहीं पॉसिबल है। 5-10% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर हाँ ये 5-10% का इंप्रूवमेंट भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 5% का हर जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है मृत्यु दर हाफ हो जाता है। इन्हें 25 से अगर 30 हो पंप फंक्शन तो मृत्यु दर हाफ हो जाएगा, 30 से 35 हो तो और हाफ हो जाएगा, वहीं 30 से 25 होगा तो डबल, और 25 से 20 हो जाएगा तो और डबल हो जाएगा। तो हर 5% जो पंप फंक्शन में अगर सुधार मिलता है तो मृत्यु दर हाफ हो जाता है। तो ये दवा अगर 5% भी पंप फंक्शन को सुधार रही है तो भी बहुत वर्थ है, उसको यूज़ करना ही चाहिए। इसके अलावा जो लोग को कार्बिडोल सूट नहीं करती, खासकर अगर उनको इस दवा से किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, हृदय गति बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, बीपी कम हो सकता है, बैठे से उठने में चक्कर आ सकते हैं, प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, वो लोग को हम थोड़ा कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देते हैं जिसमें बिसोप्रोलोल के लिए सबसे ज़्यादा डेटा है। तो ये 2 मेडिसिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। एक चीज़ मान के चलिए, ये हार्ट फेलियर की हर मेडिसिन के लिए एप्लीकेबल है कि ये सारी दवाइयाँ हमको मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पर देनी पड़ती है, यानी कि जो डोज मैक्सिमम पेशेंट बर्दाश्त कर सके, उसकी बॉडी में जब तक बहुत एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स ना हो जाए तब तक हमें उन डोज को देना चाहिए। जिन लोग का बीपी बहुत कम है, क्योंकि दवा थोड़ा सा बीपी भी कम करती है, तो जिन लोग का बीपी बहुत कम है उनको बहुत हाई डोज नहीं दे सकते, नहीं तो उनको साइड इफेक्ट्स चालू हो जाएंगे। पर अदरवाइज इन दवाओं को हायर डोज देने पर ही ज़्यादा फायदा करती हैं। अगर आपने 10 मिलीग्राम की ज़रूरत है और आपने 1 मिलीग्राम दिया डोज, तो वो कुछ फ़ायदा पेशेंट को नहीं करेगा और मृत्यु दर में सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं करेगा। कार्बिडोल पंप फंक्शन को ज़्यादा सुधारता है और बिसोप्रोलोल कंपैरेटिवली हृदय गति के वजह से जो मृत्यु होती है, यानी सडन कार्डियक डेथ जो होता है, उसको कम करता है। अगर सूट हो जाए तो कार्बिडोल के लिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल है। सेकेंड बेटर ड्रग जो है वो बिसोप्रोलोल है। तो अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवा नहीं है तो आपके डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हैं कि दवा क्यों नहीं है और उसको किस डोज पे दिया जाए, इस बारे में आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है एसी इनहिबिटर्स और आर्नी ग्रुप ऑफ मेडिसिन। एसी इनहिबिटर में रैमिप्रिल, एनालाप्रिल, पेरिंडोपिल, ये ज़्यादा मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है। ये मेडिसिन को हार्ट के पंप फंक्शन को लगभग 4-5% जैसा सुधारती है, मृत्यु दर को कम करती है। हार्ट का जो लेयर्स है उसमें एक एंडोथीलियम होता है जो स्ट्रेस कुछ हार्मोन्स और डायलिटर्स बनाता है, उसके डैमेज को भी ये काफ़ी हद तक बचाती है। तो ये दवा आपके पेशेंट्स में होनी चाहिए। इसके साइड इफेक्ट से किसी को बॉडी का पोटाशियम, एक तरह का आयन है, एक तरह का नमक है, वो बढ़ जाता है, वो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। और सेकेंडली किसी को सूखी खांसी आ सकती है, तो वो साइड इफेक्ट्स इन दवा से हो सकता है। किसी को एलर्जी हो सकती है। अगर ये मेडिसिन सूट नहीं हो तो एक ARB ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, उसमें 3 मेडिसिन है, लोसार्टन, वैल्सार्टन और कैंडिसार्टन। ये 3 दवाइयों के लिए सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, जिससे लोगों का मृत्यु दर कम होता है हार्ट फेलियर में। इसके अलावा जो टेल्मिसार्टन, ओल्मिसार्टन कई कार्डियोलॉजिस्ट आपको लिखते हैं, उसमें उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वो दवाइयाँ हार्ट फेलियर में उतने बेनिफिशियल नहीं है। इसके अलावा इसी ग्रुप का एक न्यूअर मॉडिफिकेशन है जिसको आर्नी बोलते हैं, वैल्सार्टन साइक्लोपेंटेल कॉम्बिनेशन है। इसको आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। ये दवा
रामिप्रिल्स के कंपैरिजन में और 20% का मोर्टेलिटी बेनिफिट देते ही है, ऐसा डेटा अवेलेबल है। पर इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि दवा थोड़ी कॉस्टली है। ये दवा इंपोर्ट की जाती है और एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगले 1 साल तक ये दवा पेटेंट में है, इसलिए ये दवा को इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इसलिए थोड़ी कॉस्टली है। तो सिलेक्टेड पेशेंट्स को जहाँ पम्प फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब है और जो वो ये दवा को अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ हम इस दवा को यूज़ करते हैं। मृत्यु दर को रेगुलर दवा के कंपैरिजन में 20% और कम करता है, पम्प फंक्शन को और सुधारता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दवा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी एल्डोस्टेरोन के नाम से मार्केट होती है। ये दवा हार्ट के पंप फंक्शन को सुधारती है और जिन लोग को भी हार्ट का डैमेज हो गया उसको रिकवर करती है। तो जिन लोग को भी अगर हार्ट फेलियर है वो इस दवा को डेफिनेटली देना चाहिए। पर ये दवा जिन लोगों को भी किडनी का प्रॉब्लम है साथ में, यानी किडनी फंक्शन खराब है, या जिन लोगों को भी पोटेशियम लेवल्स पहले से हाई है, उनमें नहीं दी जा सकती, नहीं तो सडनली जान का खतरा भी हो सकता है। और मेल पेशेंट में थोड़ा हार्मोनल इंबैलेंस होता है, जिसकी वजह से मेल पेशेंट में निपल के लेवल पर थोड़ा पेन हो सकता है, जिसको गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। ये 3 से 5% केसेस में इस दवा से देखने को मिलता है। अगर ऐसा है तो आप गायनेकोमैस्टिया वाले पेशेंट में इसका एक न्यूअर कंजीनियर है जिसको एप्रिनॉन बोलते हैं, वो दिया जा सकता है। पर वो दवा से हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली है, इसलिए डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं करते। अदरवाइज ये मेडिसिन भी काफ़ी पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन में मिस हो जाता है। ये दवा भी इसेंशियल है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में देना ही चाहिए। इसके अलावा लास्ट जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसके लिए रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, उसे SGLT2 इनहिबिटर मेडिसिन बोलते हैं, यानी डेपैग्लिफ्लोजिन और एम्पैग्लिफ्लोजिन। ये 2 मेडिसिन है जो पहले तो डायबिटिक मेडिसिन के हिसाब से मार्केट की जाती थी, क्योंकि ये बेसिकली ये दवा क्या करती है कि बॉडी का एक्सेसिव शुगर को यूरिन में निकालती है। तो पहले तो इसी तरह से बनाया गया था कि डायबिटीज़ के हिसाब से अच्छी दवाएं हैं, डायबिटिक पेशेंट में यूज़ किया जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा डेटा मिला कि ये दवा जो बॉडी में सिर्फ एक्सेस शुगर है उसी को निकालती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, इसलिए नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी दिया जा सकता है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी ये एक्सेस शुगर को निकालती है, लेकिन शुगर को बहुत कम नहीं करती है, तो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स यूजली नहीं होता। हाँ, एक्सेस शुगर यूरिन में निकलने से कभी कभी किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, 3 से 5% का चांस है। थोड़ा 4-5 किलो वजन भी कम करती है, तो कई बार मोटे पेशेंट्स में इसका एडिशनल बेनिफिट भी होता है। हार्ट फेलियर के लिए ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी गई है और काफ़ी डेटा अवेलेबल है कि ये मृत्यु दर को काफ़ी कम करती है, हार्ट का पंप फंक्शन को सुधारती है और अरिथमिया के द्वारा भी मृत्यु होने का चांस कंपेरेटिवली इससे थोड़ा कम होता है। हार्ट फेलियर में जो हार्ट डायलेट हो जाता है उसका साइज़ को भी ये चारों मेडिसिन कंपेरेटिवली थोड़ा कम करती हैं। ये सारी दवाओं का ऐसा है कि इसको मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पर देना चाहिए। बहुत कम डोज पर देने से भले आपको साइड इफेक्ट्स कम होगा लेकिन फ़ायदा भी कम होगा, तो इसलिए आपको ये दवाओं को थोड़ा हायर डोज पर देने में फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट को, ये टॉपिक को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मेडिसिन अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन में नहीं अवेलेबल है फॉर वट एवर रीजन्स, तो आपको जो हार्ट फेलियर के लिए सारी मेडिसिन चलनी चाहिए वो नहीं चल रही और आपको उतना बेनिफिट नहीं हो सकता जितना आज के डेट में एलोपैथिक साइंस से बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा और कोई भी पैथी में, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक वगैरह में ऐसी कोई भी दवा अवेलेबल नहीं है जो पंप फंक्शन को सुधार सके, इसलिए ये 4 ग्रुप ऑफ मेडिसिन ज़रूरी है जो पेशेंट के सर्वाइवल को और मृत्यु दर को कम करती है, उसका पंप फंक्शन सुधारती है और हृदय गति को, धबकारा को अनियमित होने की वजह से जो लोग की जान जाती है उसमें लोगों को बचाती है। तो ये चारों मेडिसिन के बारे में आपको जानना समझना ज़रूरी है और आई होप कि इस टॉपिक से आपको कुछ क्लिनिकली रिलेवेंट और यूज़फुल पॉइंट्स मिला होगा। हालांकि ये दवाइयों के बारे में बहुत डिटेल समझना कॉमन आदमी के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके डॉक्टर ने ये सब नहीं लिखा है तो आप उसको बेटर डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है पेशेंट के लिए और क्यों नहीं दिया गया, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। आप पेशेंट के बारे में डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इजीली अवेलेबल करता हूँ, ताकि इस तरह के लिए आप इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अपने डॉक्टर्स पर, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर और गूगल पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, आपको जगह जगह इसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ना भटकना पड़े, आपके पेशेंट को आप बेटर मैनेज और ट्रीट कर सके। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी डिटेल्स नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। और इसके अलावा कई बार गूगल से मिली हुई इन्फॉर्मेशन भी अधकचरा जैसी होती है, जिसको आप पढ़ के पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली एक्सेसिबल अगर होगी तो आप बेटर समझ सकेंगे बीमारी को, डॉक्टर के साथ बेटर डिस्कस कर सकेंगे और आपके पेशेंट की जान को बचाने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, सहभागी बन सकेंगे। अगर आपको मेरे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो वीडियो के लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ और टॉपिक्स पर हमें सब्सिक्वेंट डेज पे वीडियोस बनाने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में बताइए, ताकि इस फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को अपने वीडियोस में कवर कर सकें।
सो दिस इज डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई थैंक यू ऑल कि आपने पेशेंटली मेरे टॉपिक को सुना और आई होप कि आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके पेशेंट को हार्ट फेलियर में जान बचाने में उसकी मदद कर सकेगी। आप इस टॉपिक को यूज़ करके उस केस से रिलेटेड जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको समझ के आपके पेशेंट की जान बचा सकें, ऐसा ही मेरा पर्पज़ है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहें।